नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। ठीक, चलिए आज हम लोग नया चीज पढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड पर फिगर बना हुआ है। यह है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन। वियतनाम के मसले पर बड़े कष्ट में जान पड़ते हैं। अभी अभी अमेरिका कहाँ फंसा हुआ है? ईरान। और ईरान में फंसने के बाद अमेरिका को बार बार याद आ रहा है कि भाई वियतनाम में तो इससे बुरी स्थिति हमारी हुई थी। ठीक, यहां देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जॉनसन, वह वियतनाम को एक क्रैब समझ रहा है, केकड़ा कि आसानी से काट के इसको खा लिया जाएगा। लेकिन वियतनाम ने क्या किया? अमेरिका की नाक काट ली। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति से आप वियतनाम के बारे में पूछेंगे तो उनका अनुभव सही नहीं है। अमेरिका के लिए वियतनाम का अनुभव सही नहीं है, अफगानिस्तान का भी अनुभव सही नहीं है, और हाल फिलहाल में ईरान में जो अमेरिका फंस गया है, तो ईरान में भी अमेरिका की स्थिति अभी ठीक नहीं है। और उम्मीद करिए आप लोग कि वियतनाम वाला मेमोरी अमेरिका के साथ चलेगा और ईरान उस मेमोरी को बनाएगा। आखिर हम लोग इस बात को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे हम लोगों को देखना है। एक टॉपिक हम लोग सेलेक्ट किए हैं, दो ध्रुवीयता की चुनौती। दो ध्रुवीयता को चुनौती दे रहा है कौन? गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता को समझना है अभी हम लोगों को, और हम लोगों को यह देखना है। गुट निरपेक्षता से समझने से पहले हम लोगों को एक टर्म पर ध्यान देना है, जिसको हम लोग कहेंगे गुटबाजी। गुटबाजी समझते हैं आप लोग? गुटबाजी को समझ रहे हैं? गुटबाजी किसे कहते हैं? जैसे अभी इजराइल और ईरान में युद्ध हो रहा है, ठीक है। एक साइड है इजराइल। इजराइल किसके साथ लड़ रहा है? ईरान के साथ। तो दो देश तो लड़ रहा है आपस में। अब इसमें विश्व के और सब देशों से यह उम्मीद की जाती है कि आप किस साइड खड़े रहेंगे, इजराइल के साइड या ईरान के साइड। अभी भी स्थिति वही है। कल भारत के प्रधानमंत्री भी संसद में भाषण दे रहे थे कि युद्ध के समय में हमसे पूछा जाता है कि भारत किसके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हर हमेशा भारत के हित के साथ में रहता है। तो यह जो कल या परसों जो प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्टेटमेंट दिया कि भारत युद्ध के समय में हमेशा भारत के हित के साथ रहता है, तो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत यह नीति कब से अपना रही है और इस नीति की जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गुट निरपेक्षता से पहले गुटबाजी समझ गए। या तो आपको किसी एक गुट में रहना है या किसी दूसरे गुट में रहना है। कहीं भी अगर विवाद हो रहा है तो दो व्यक्तियों के बीच विवाद होगा, दो देशों के बीच विवाद होगा, दो विचारधारा के बीच विवाद होगा। तो या तो आपको किसी एक के साथ में रहना है या किसी दूसरे के साथ में। तो वही क्या कहलाता है? गुट कहलाता है। लेकिन कुछ कुछ देश ऐसा होता है जो दोनों में से किसी गुट में नहीं रहता है और वह चाहता है कि मामले को शांत किया जाए, शांति स्थापित किया जाए और विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। यही होती है गुट निरपेक्षता। तो इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। हम लोग कहता है कि हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बढ़ चुका है। शीत युद्ध की बात हो रही है। और शीत युद्ध किसके किसके बीच चल रहा था? अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। ठीक, इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, गौर करिएगा, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों का एक तीसरा विकल्प दिया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से जितने भी नए नए देश स्वतंत्र हुए, उन सभी स्वतंत्र देशों ने मिलकर एक तीसरा विकल्प चुना, जिसे कि हम गुट निरपेक्षता कह सकते हैं। तीसरा विकल्प का मतलब हो जाता है कि पहले से दो विकल्प का मौजूद रहना। तो पहले से दो विकल्प कौन था? एक था हमारा पूंजीवाद अमेरिका, था ना, और दूसरा था हमारा साम्यवाद रसिया या सोवियत संघ, जिसको हम कह सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्य देशों के पास में केवल दो विकल्प थे, या तो वो पूंजीवाद को समर्थन करे या साम्यवाद का समर्थन करे। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए नए देश आजाद हुए, उन्होंने एक तीसरा विकल्प चुना, और वो तीसरा विकल्प था क्या? गुट निरपेक्षता। क्लियर? अब कहता है यह विकल्प दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का था, यानी हम दो में से किसी भी गुट में शामिल नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। हाँ, जैसे अभी मोदी और ट्रंप की दोस्ती है, मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती है, उसी तरह से एक समय था जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की दोस्ती, हाँ, जोसेफ ब्रेज टिटो कहाँ के थे? यूगोस्लाविया के। हाँ, मिस्र के कौन थे? गमाल अब्दुल नासिर, मिस्र मतलब इजिप्ट, ठीक। और इंडोनेशिया के कौन थे? सुकर्नो थे। और ये सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। इन तीनों ने क्या किया? 1956 में एक सफल बैठक की, जिसमें इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना की वामे इनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। अब हो गए कुल मिला के 5 लीडर। कौन कौन? तो इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से अब्दुल गमाल नासिर, यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो, हाँ, इंडोनेशिया से सुकर्नो और घाना से वामे इनक्रुमा। ये 5 लीडर का नाम आप याद रखिएगा। इन पांचों ने 1956 में इंडोनेशिया के एक शहर में, जिसका नाम है बांडुंग सम्मेलन में एक विचार प्रस्तुत किया कि वर्तमान समय में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व दो गुटों में बंट चुका है, तो हम जैसे इन जैसे जो नए स्वतंत्र देश हैं, इन नए स्वतंत्र देशों के लिए तीसरा विकल्प क्या होना चाहिए? क्योंकि ये सभी देश यह जान रहे थे कि वह पूंजीवाद अमेरिका के साथ जाएगा या साम्यवाद रसिया के साथ जाएगा। दो में से किसी भी गुट में शामिल होने का रिजल्ट यह था कि ये सारे देश अपनी स्वतंत्रता को फिर से खो देता। इसीलिए जितने भी नए स्वतंत्र देश थे, ये नहीं चाहते थे कि इन दो में से किसी भी गुट में यह शामिल हो। इसीलिए इन सभी नवस्वतंत्र देशों ने का नेतृत्व ये 5 लीडर ने किया, और यह 5 नेताओं ने मिलकर विश्व राजनीति को एक नया विकल्प दिया, और उस नया विकल्प का नाम क्या है? गुट निरपेक्षता। यहां तक समझ में आ गई बात? क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे। अब कहता है हाँ कि यही 5 नेता जो थे, यही 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के फाउंडर बन गए, संस्थापक कहलाए। 5 नेता का नाम याद हो जाएगा। अब कहता है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड कहाँ है? तो यह यूगोस्लाविया की राजधानी है। इस सम्मेलन में कम से कम 3 बातों की परिणति थी। क्या सब बातें निकल कर सामने आई, वह देखिए। इन 5 देशों के बीच सहयोग रहेगा। दूसरी बात,
शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे पर बात की गई। और तीसरी बात, अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय हुआ और 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, जो कि अभी बिल्कुल मृत प्राय हो गया है, इसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। एक समय था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भी अपनी इज्जत थी, अपना प्रतिष्ठा था, लेकिन अभी संयुक्त राष्ट्र संघ एक दंतहीन और विषहीन सांप के जैसे है, इसकी बात अभी कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज की और पूंजीवाद अमेरिका और साम्यवाद रसिया के खतरनाक विचारों का किस तरह से इन देशों ने, छोटे छोटे देशों ने विरोध किया, इस चैप्टर में हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। जैसे आइए, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में कहा? बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ है? युगोस्लाविया में। युगोस्लाविया कहाँ है? यूरोप में है। तो पहला जो सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, उसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या कितनी हो गई? हाँ, बढ़ती गई। और 2016 में वेनेजुएला, याद आ रहा है वेनेजुएला? यही के राष्ट्रपति को ट्रंप अभी उठवा लिया है, निकोलस मादुरो को, याद है ना? हाँ, तो वेनेजुएला में 2016 में सम्मेलन हुआ। हाँ, उस समय में वेनेजुएला एक अच्छा खासा देश था, बर्बाद हो चुका है अब। उसमें 17वें शिखर सम्मेलन में 120 देश भाग लिए थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या कितनी हो गई थी? 120 और 17 पर्यवेक्षक सदस्य देश शामिल हुए। अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यह 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश मिलकर अगर अमेरिका और सोवियत संघ यानी रसिया पर, अभी तो रसिया बन गया है वो, अगर अमेरिका और रसिया पर यह सभी देश मिलकर कुल मिलाकर 137 देश होते हैं, या अगर दबाव बनाए कि अगर आप जैसे शक्तिशाली देश विश्व में शांति स्थापित नहीं करेंगे तो हम तमाम देश आपसे व्यापारिक संबंध तोड़ लेंगे, तो बताइए अमेरिका और रसिया को भय होगा कि नहीं, डर होगा कि नहीं? होगा। लेकिन कहीं न कहीं जाकर अमेरिका और रसिया यह जान रहा था कि यह आंदोलन उसके खिलाफ खड़ा हुआ। किसके खिलाफ? अमेरिका और रसिया के खिलाफ। इसीलिए अमेरिका और रसिया कोशिश यह करेगा कि भारत के द्वारा स्थापित गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कमजोर किया जाए। और आज के समय में गुटनिरपेक्ष देश अगर मजबूत रहते तो इजराइल और ईरान वाले युद्ध के मामले में हमारी स्थिति इतनी कमजोर नहीं होती और हम गैस और तेल के लिए इतना ज्यादा परेशान नहीं होते। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आ गया। यानी जिस उद्देश्य के साथ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी, समय के साथ साथ उनके उद्देश्य में बदलाव आना शुरू हो गया। इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना मुश्किल है। वास्तव में यह आंदोलन है क्या? दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है? दो क्वेश्चन है कि पहला है यह आंदोलन है क्या, दूसरा है यह आंदोलन क्या नहीं है। सब कुछ तो यही है,
कैसे? यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज्यादा सरल है। यानी गुट निरपेक्ष है क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका आंसर यही तो है, सब चीज यही है। इसको अगर समझ लीजिएगा आप, गुट निरपेक्षता को समझ लीजिएगा, भारत की विदेश नीति को समझ लीजिएगा। ठीक, आगे आते हैं। यह महाशक्तियों के गुटों में ना शामिल ना होने का आंदोलन है। यानी महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन है। ये गलतियां होती है कभी कभी, हाँ, नेतृत्व के द्वारा। जैसे अभी भारत की तरफ से गलतियां हो रही है कि हम जाके किसी न किसी गुट में शामिल हो जाते हैं। हमें लगता है कि यह गुट आगे चलकर बहुत बड़ा विजय प्राप्त करेगी, लेकिन जब देखते हैं जिसको समर्थन दे रहे हैं, जैसे इस युद्ध में हमने इजराइल और अमेरिका का समर्थन किया, हम लोगों को लगा था कि ईरान कुछ दिन में हार जाएगा, इजराइल और अमेरिका का विश्व में वर्चस्व बन जाएगा। यह सोचकर भारत ने इजराइल और अमेरिका का साथ दिया, लेकिन ईरान ने क्या किया, हाँ, लोगों की कल्पना से विपरीत जाके अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया। जब भारत को भी यह महसूस हो गया कि ईरान इतना जल्दी हटने वाला नहीं है, तब भारत ने फिर इसी नीति को फॉलो किया, गुट निरपेक्षता की नीति को, और फिर ईरान के साथ बातचीत और संवाद के जरिए अपने संबंधों को सुधारने का कोशिश किया जाने लगा। लेकिन कहीं न कहीं देर कर चुके थे हम लोग। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है, इसको समझना जरूरी है कि अगर हम गुट निरपेक्ष हैं और सभी महाशक्तियों से हम अलग हैं, इसका मतलब यह नहीं कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं। अगर हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मामला में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा मतलब तटस्थता का पालन करते हैं, यह भी नहीं है इसका मतलब। तब फिर पूछता है गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है? तो आइए हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो यहां पर देखिए, हाँ, कि गुट निरपेक्षता का मतलब ना तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखना है, ना ही तटस्थता है, और ना ही पृथकतावाद है। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से हटा कर रखना। ठीक, तो गुट निरपेक्ष को जो वर्तमान समय में अभी जो लोग यह समझ रहे, गुट निरपेक्ष का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से अपने आप को बिल्कुल अलग रखना, ये नहीं है गुट निरपेक्षता। या हाँ, कि स्थिति के ये आंदोलन से जुड़े देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखना, या तटस्थता, तटस्थ रह जाना, दो में से किसी देश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, ऐसी बातें नहीं है। तो क्या है? तो 1787 में, 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। ये है पृथकतावाद। अगर सेपरेटिज्म अगर हमको समझना है, पृथकतावाद क्या है, अलगाववाद क्या है, तो हमें इसको ऐसे समझना है कि 1787 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से बिल्कुल अलग रखा और खुद अपनी मजबूती पर ध्यान दिया। कितने साल? 1787 से लेकर 1914 तक अमेरिका केवल और केवल खुद को बनाता रहा। ठीक है। और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज की और आज के समय में वो यह साबित कर दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कौन है? अमेरिका है। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। किसने? अमेरिका ने।
इसके विपरीत गुट निरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत की भूमिका क्या थी कि जहां कहीं भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तनाव हुआ, विवाद बढ़ा, तो भारत गुट निरपेक्ष का मतलब यह नहीं था कि भारत इस मामले से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेता। भारत क्या करता, तो भारत दोनों देशों के बीच क्या करता, मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाता। और यही भूमिका अभी भारत को इजराइल और ईरान के युद्ध में निभाना था, लेकिन भारत उस भूमिका को निभाने से कहीं न कहीं चूक गया। और इस चूक के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पर हम लोग कभी बात करेंगे। लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो कहते हैं कि इस बार भारत सरकार जो गुट निरपेक्ष की नीति नहीं अपनाई, उसका मूल कारण यह है कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में है। और दबाव अब क्या है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि एप्स्टीन फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम है बंदा इसलिए कमजोर हो रहा है। नहीं तो ये बहुत जबरदस्त मौका था नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, कि वह जो काम अभी पाकिस्तान कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है, यह काम भारत को करना था। यह मध्यस्थता भारत नहीं कर पा रहा है। भारत सरकार कुछ और कह रही है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं। तो हमें उस अंदरूनी राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं है। हम अभी कहां जा रहे हैं, विश्व राजनीति में जा रहे हैं। आइए, गुट निरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसी किसी खेमे में शामिल नहीं होने के संकल्प में है। जब ये सारे छोटे छोटे देश आजाद हुए तो दोनों शक्तिशाली देश अमेरिका और सोवियत संघ ने इन छोटे छोटे नवस्वतंत्र देशों को दबाव दिया, लोभ दिया, प्रलोभन दिया, धमकी दिया कि तुम मेरे गुट में शामिल हो जाओ। लेकिन इन गुट निरपेक्ष देशों ने यह फैसला किया कि हमें किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना है। ओके, अब कहता है गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। यानी तटस्थता का मतलब क्या, ना हमें ऊधों से लेने ना माधो को देनी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आप तटस्थ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जब मोदी जी को लगा कि हम तटस्थ रहकर कहीं न कहीं भारत की नीति का नुकसान कर रहे हैं, तब वो कल संसद भवन में आकर बोलते हैं कि युद्ध के समय में हमसे जब पूछा जाता है कि आप किसके साथ में हैं, तो हम कहते हैं हम भारत के हित के साथ में है। यही है गुट निरपेक्षता की नीति। तो तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं है वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में शामिल भी नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। यह जरूरी है। जैसे अभी युद्ध हुआ, भारत के पास में मौका था, भारत के पास में मौका था कि वह यह कह सकता था कि भाई हम किसी के पक्ष में नहीं हैं और हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो। लेकिन भारत यह काम नहीं कर पाया और यह काम एक छोटा सा देश ने कर दिखाया। वो देश कौन था? वह देश था श्रीलंका। वह देश कौन था? श्रीलंका। श्रीलंका ने इस युद्ध में बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई है और उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग शांति बनाए रखिए। जो ईरान के जो वारशिप पर अमेरिका ने अटैक किया था, तो श्रीलंका ने उसका काफी विरोध किया, जबकि विरोध भारत को भी करना था, लेकिन भारत ने विरोध नहीं किया। आगे आओ।
ठीक। हाँ, क्या कहता है कि ऐसे देश हाँ युद्ध में शामिल भी नहीं होते, ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किया है। तो भारत शुरू से यह प्रयास कर रहा है। जब से भारत आजाद हुआ है 1947 से, तब से भारत की कोशिश यही है कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए वो युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करता है, शांति की अपील करता है। यही है गुटनिरपेक्षता की नीति। ये नहीं कि अगर कोई दो देश युद्ध कर रहा है तो हम वहां से साइड हो जाएं, हमें कोई मतलब नहीं हो, या हम किसी गुट में शामिल हो जाए। ठीक, तो ये थी हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति। और ये हो जाता है अब, इसके बाद आ जाता है नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इस पर हम लोग कल देखेंगे। कल हम लोग और ज्यादा बेहतर तरीके से गुटनिरपेक्षता को पढ़ेंगे और देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष देशों के शामिल होने से संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में, किस तरह से शक्तिशाली देशों, खास करके अमेरिका और रशिया की नीतियों पर हम लोगों ने किस तरह से अंकुश लगाया। तो आने वाले समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा विश्व में शांति कायम रहेगी। और दोनों जो वर्चस्ववादी देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, इन देशों पर अंकुश लगाने का काम कौन करेगा? यही गुटनिरपेक्ष देश। ओके, धन्यवाद।